नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से ड्रीम सक्सेस एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग जो है चक्षु प्रकाशन के बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के जो है प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। ठीक, चलिए इस गाइड के बारे में आपको हम बताते हैं थोड़ा सा कि ये जो पब्लिकेशन है ये संपूर्ण बिहार पुलिस के लिए गाइड को तैयार करा है। यहाँ पे इनका टैगलाइन देखिएगा, इनका अपना टैगलाइन है कि अब वर्दी दूर नहीं, लेटेस्ट सिलेबस में पैटर्न पर आधारित को तैयार किया गया है, जिसमें कि आपको 5 प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर भी दिए गए व्याख्यात्मक सहित। ठीक है, यह पुस्तक जो है हर हाल में अन्य पुस्तकों से क्या है श्रेष्ठ है। यह जो है पब्लिकेशन का अपना दावा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। ठीक है, और आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस पब्लिकेशन के जो सेट हैं किस तरह से लगेंगे। एक्चुअली आज जो हम लोग कवर करेंगे वो हम लोग देखिए, आज जो हम लोग कवर करेंगे सेट वो 2021 में यह परीक्षा हुआ था बिहार पुलिस का, जो कि 14 मार्च को हुआ था। ठीक है, प्रथम पाली वाला सेट है। तो इस तरह से आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि बिहार पुलिस का जो पैटर्न है किस तरह का पैटर्न है और किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए एक कोर्स है अपने पुलिस भाइयों के लिए डेडिकेटेड है, और जो हमारे भाई फ्यूचर में बिहार पुलिस की वर्दी धारण करेंगे उनके लिए भी ये कोर्स डेडिकेटेड है कि जब दुनिया जश्न मनाती है ना, कि जब दुनिया जश्न मनाती है तब पुलिस अपनी फ़र्ज निभाती है। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, हम अपने सेट को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको बता दूं, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे बिहार पुलिस की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो आज का जो पहला प्रश्न है कि सीएनजी मुख्य रूप से बनी है, यानी आपको बताना कि सीएनजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस है होती है। तो सबसे पहले आपको बता दूँ सीएनजी का फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसमें प्रोपेन, मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा इथेन, ये सारी गैसें पाई जाती हैं। किंतु इसमें पूछ रहा है कि मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है। तो मुख्य रूप से जो आंसर हो जाएगा आपको मीथेन जो है ये मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम कि विश्व नगरी शब्द का जो प्रयोग है यह पहली बार किसने किया था? तो विश्व नगरी शब्द का जो प्रयोग है यह सबसे पहले जो है जीन गोटमैन ने किया था। किसने किया था? जीन गोटमैन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तनों पर न चिपकने वाला परत होता है, तो वह किस चीज़ का परत होता है? तो वह जो परत होता है वो टेफ्लॉन का परत होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कवि विद्यापति की रचना कीर्तिलता जो है कवि विद्यापति की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। तो यह जो है किस भाषा में लिखा गया है? तो चलिए आंसर बताइए। तो इसका आंसर जो है यह है अवहट भाषा। किस भाषा में लिखी गई है? तो यह जो है अवहट भाषा में लिखी गई है। अवहट भाषा जो है यह आपको बता दूं जो अपभ्रंश भाषा है, अपभ्रंश भाषा का ही एक रूप है अवहट भाषा। ठीक, चलिए कवि विद्यापति का जन्म जो है आपको बता दूंगी, इनका जन्म जो है 1352 ईस्वी में मधुबनी बिहार में हुआ था, और यह अपने समय के एक विख्यात मैथिली कवि भी थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देखेंगे कि निम्न में से छैल छबीला सब रंग में रंगीला, बड़ा चित का अलीला कहूँ देवतों में न्यारा है, पंक्तियों की रचना किसने किया? यानी आपको बताना कि जो ये पंक्तियाँ हैं इस पंक्तियों की रचना किसने किया है? तो ऑप्शन है आपके पास रहीम, रैदास, तुलसीदास और ताज बीबी ने। तो चलिए इसका आंसर होगा आपका, इसकी जो रचना की थी इसकी रचना ताज बीबी ने किया था। ताज बीबी के बारे में आपको बता दूं कि जो ताज बीबी थी ये अकबर की पत्नी थी। आप लोगों ने जोधाबाई बाकी और अकबर की पत्नी के बारे में जानते होंगे, लेकिन ताज बीबी जो थी यह भी अकबर की पत्नी थी, और यह जो है भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती थी। तो दोस्तों इसी तरह से अपना प्यारा दुलार बनाए रखें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी करते रहें, और साथ ही साथ आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक भी करते जाइए, क्योंकि वीडियो देखते हैं लाइक करने में कुछ आता नहीं है। आपसे बस एक ख्वाहिश है कि आप लाइक करते चलिए वीडियो। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में कौन राज्य की उत्पत्ति का जो है सबसे प्राचीन सिद्धांत है? तो जो दैवीय सिद्धांत है ना, यह राज्य की उत्पत्ति का जो है सबसे प्राचीन सिद्धांत है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कि एक लकड़ी है, तो जो एक लकड़ी है यह क्या है? तो यह प्राथमिक ईंधन है। प्राथमिक ईंधन किससे कहते हैं? जो भी वस्तु हमें
प्रकृति से मिलती है, यानी प्रकृति के दोहन से जो हमें वस्तुएं मिलती है उसे हम प्राथमिक ईंधन या प्राथमिक क्षेत्र में उसका गिनती करा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की एक कहानी है। तो इतिहास वर्ग जो एक संघर्ष की एक कहानी किसने कहा है, यह कार्ल मार्क्स ने कहा है और इनकी एक पुस्तक है दास कैपिटल, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 कि कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित होता है, सबसे पहले वह कहाँ प्रस्तावित होता है। यदि वह वित्तीय बिल है, यानी वित्त संबंधित कोई बिल है, तो सबसे पहले जो लोकसभा में प्रस्तावित होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि निम्न में से कौन सा एक कृषि जो है सुमेलित नहीं है। बाकी आपको यहाँ पर स्थानांतरित कृषि का नाम दिया हुआ है, बाकी संबंधित राज्य दिया हुआ है। अब आपको बताना इसमें कौन सी जो है कृषि संबंधित नहीं है। तो ये देखिए दीपा जो है यह छत्तीसगढ़ में की जाती है, बिल्कुल सही है। पामलू जो है यह मणिपुर में पामलू कृषि की जाती है, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, आगे है कि झूम कृषि। तो झूम कृषि जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में होता है, तो असम में झूम कृषि ये भी की जाती है, बिल्कुल सही है। बेवार जो है बिहार, यह जो है गलत हो जाएगा। बेवार जो है बेवार कृषि यह कहाँ की जाती है, तो यह एमपी में की जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि बेवार कृषि जो है बिना खेत को जोतते हुए इसमें 56 तरह के आप बीज को बो के उत्पादन कर सकते हैं। ऐसा कहा है कि यदि हम आधुनिक तरीके से खेती करते हैं तो कभी कभी बाढ़ मौसम के आने से हमारा कृषि जो है नष्ट हो जाता है, तो यह फिर नुकसान होता है। किंतु बेवार कृषि है, बेवार कृषि आपको कभी भी भूखे रहने नहीं देगी, या किसी भी स्थिति में यह इतना उत्पादन कर देती है जिससे कि व्यक्ति का पेट भर जाए। ठीक है, तो बेवार कृषि याद रखिए, बेवार कृषि जो है बिहार में नहीं एमपी में की जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया। तो अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत दिया था इन्होंने कार्ल मार्क्स नहीं दिया था। कार्ल मार्क्स ने जो अतिरिक्त मूल्य का जो है सिद्धांत दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 19-20 में भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य निम्न में से कौन है। तो अब यहाँ पे आप 19-20 न करके यहाँ पे आप 22-23 कर लीजिएगा। तो 22-23 में सर्वाधिक चावल का उत्पादन करने वाला राज्य जो है यह पश्चिम बंगाल है। कौन है, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, निम्न में से कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है। ठीक है, तो जो विकासवादी राज्य का सिद्धांत का समर्थन करता है वह हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्य मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन हमें संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है। तो संविधान के जो अनुच्छेद 12 से 35 है इसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ठीक है, हमारे संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। चलिए आगे देखेंगे कि यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आपका जो जीवन है, आप जीवन का विरोध करते हैं, इसका आपका क्या है, ये हिंदी में दिया हुआ, आपका इसे इंग्लिश में इस कोर्स को लिखना है। तो इसका जो आंसर होगा आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं कि इफ़ यू रेजिस्ट चेंज यू रेजिस्ट लाइफ। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड किस राज्य में है। तो यह जो है कर्नाटक राज्य में है, स्टील की कंपनी है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना किसने किया है। तो जो लता मंगेशकर नामक रचना किया है यह कुमार गंधर्व ने किया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे हम कि किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र थे। तो लहना सिंह जो है प्रमुख पात्र थे किस कहानी में, तो उसने कहा था, यह क्या है, यह कहानी है जिसके लेखक जो है चंद्रधर शर्मा है। कौन है, जिसके लेखक आपको लिख दें चंद्रधर शर्मा है। इनकी यह कहानी है जिसमें कि जो मुख्य किरदार है वह लहना सिंह है। ठीक, तो इस तरह से याद कर लीजिएगा। हिंदी से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि बिहार पुलिस ने एक प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए आगे देखेंगे, पंचायती राज व्यवस्था जो है यह किस राज्य का विषय है। तो यह जो है पंचायती राज व्यवस्था विषय है किसका, तो राज्य सूची का यह विषय है। ठीक, एक दीक्षांत भाषण
एक दीक्षांत भाषण नामक रचना किसने किया है? तो यह जो है हरिशंकर परसाई की रचना है। किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई की रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे कि इंग्लिश से है, जो कि इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग द सेंटेंस डज नॉट मीन, यानी इससे कौन सा सेंटेंस मेल नहीं खाता? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा इट्स ड्रिजलिंग, इट्स ड्रिजलिंग। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड, यानी झारखंड जो है 2000 में बिहार से अलग होता है, राज्य निर्माण के बाद बिहार विधानसभा का जो सदस्य संख्या है वह कितनी रह गई? यानी जब झारखंड बिहार से अलग हुआ उस समय, उसके बाद में जो बिहार राज्यसभा, उसके बाद जो बिहार विधानसभा सदस्यों की संख्या वो कितनी रह गई? तो वह 243, जो कि वर्तमान में भी यही संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? तो जो तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य वह झारखंड है। पहले पे आपको झारखंड, पहले पे राजस्थान है, दूसरे पे मध्य प्रदेश और तीसरे पे झारखंड है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 जो है यह ग्राम पंचायतों के संगठन को संगठित करने का निर्देश देता है, जो कि महात्मा गांधी का भी एक मत था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 25 देखेंगे कि बैंक के IFSC जो कोड होता है उसमें कितने अंक होते हैं? तो बैंक के जो IFSC कोड होता है ना, इसमें 11 अंक होते हैं। और आप IFSC कोड का फुल फॉर्म जान लीजिए कि इसका होता है इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड। IFSC का फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड। चलिए याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है, यानी न्यायिक पुनर्विलोकन में जो सर्वोच्च न्यायालय है क्या करता है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर बता देता हूँ कि किसी भी राज्य के जो कानून है उसको अवैध घोषित कर सकता है। क्यों कर सकता है? जब वह किसी भी राज्य का कानून, ऐसा कानून जो कि संविधान का वो फॉलो न करता हो, यानी संविधान के गैर संवैधानिक हो, तो उस पर जो है सर्वोच्च न्यायालय उस कानून पर समीक्षा करके उसको अवैध घोषित कर सकता है। और यह जो है सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र में भी आता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो है की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य संख्या थी वह कितनी रह गई थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद जो है बिहार विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य संख्या थी वह 318 थी। ठीक है, चलिए मैं आपको देखिए यहाँ पे दे रहा है कौन नाजीवाद का संस्थापक था? किसका? नाजीवाद का। तो आप सबको पता होगा एडोल्फ हिटलर जो था यह नाजीवाद का संस्थापक था। आयुर्वेद के महान विद्वान कौन थे? चरक थे। यह किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो जो चरक थे यह कनिष्क के शासनकाल में रहते थे और कनिष्क का जो है दरबारी राजवैद्य भी थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है कि एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है, यानी एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श जो हमारे संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है किसके द्वारा? तो लोकसभा का जो स्पीकर चुना जाता है, यानी अध्यक्ष जो चुना जाता है, वह लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, और जिसका बहुमत हो जाता है वह उसे अध्यक्ष चुन लिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है सभापति तथा उपसभापति का यदि पद रिक्त हो जाता है तो सभापति कहाँ होते हैं? तो सभापति याद रखिएगा यह राज्यसभा में होते हैं और उपसभापति भी राज्यसभा में होते हैं। सभापति कौन होता है राज्यसभा का? तो यह जो है भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो यदि ये दोनों उपस्थित न रहें तो जो राज्यसभा का अध्यक्षता है वह कौन करता है? तो जो राज्यसभा का अध्यक्षता है वह राष्ट्रपति के द्वारा चुनित, राष्ट्रपति द्वारा जिस व्यक्ति को नियुक्त करा जाएगा वह जो व्यक्ति राज्यसभा की अध्यक्षता करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे हम कि निम्नलिखित में से क्या मौद्रिक साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है? तो यहाँ पे देखिएगा जो ये सार्वजनिक ऋण है ना, यह मौद्रिक नीति और साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जो कि वैधानिक तरलता, रेपो रेट और नगद आरक्षित जो है अनुपात जिसको हम CRR भी बोलते हैं, यह सब जो है मौद्रिक नीति की एक हिस्सा है। ठीक, इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा आपका 33 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए 34 देखेंगे कि स्थानीय पवनों एवं उनके प्रवाह क्षेत्र में कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपको पवन स्थानीय पवनों के नाम दिए हैं और उनका प्रवाह क्षेत्र दिया है। तो देखिएगा इसमें बताने कौन सुमेलित नहीं है। तो बोरा इटली से, बोरा जो पवनें हैं ये इटली में बहती है, बिल्कुल सही है।
मिस्ट्रल जो है, मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है, मिस्ट्रल जो है यह फ्रांस में चलता है, मिस्ट्रल हवा जो है यह फ्रांस में चलता है। तो सुमेलित यहीं एक नहीं है, इसलिए आंसर इसका सी हो जाएगा। बाकी आपको खमसिन मिस्र में चलता है और हरमटन जो है अफ्रीका के पश्चिमी तट पर चलता है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 35 है कि राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ था। तो राजपूत काल में जो समाज के किस नवीन जाति का उदय हुआ था, तो जो कायस्थ थे, कायस्थ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है कायस्थ, कायस्थ का उदय हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कब हटाया जाएगा, तो वो संसद के द्वारा हटाया जाएगा महाभियोग, क्या महाभियोग लगाकर। और महाभियोग की चर्चा हमारे संविधान के आर्टिकल 61 में है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है कि स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो स्कर्वी नामक रोग जो होता है विटामिन सी की कमी के कारण होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्न में से किसे हिंदी सनेट का साधक माना जाता है। तो जो हिंदी सीनेट का साधक माना जाता है वह त्रिलोचन को माना जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक प्रधानमंत्री पद पर आसीन रह सकता है। तो यदि आप न लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य नहीं है फिर भी आप भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, किंतु कितने महीने तक, तो 6 महीने तक। बाकी आपको 6 महीना में किसी न किसी सदन की क्या होता है सदस्यता जो है लेनी पड़ती है। ठीक है, यदि आपको 6 महीने में सदस्यता नहीं ली तो फिर आपको प्रधानमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 40 है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की विदेश नीति यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसको कि हम NAM नाम भी कहते हैं, नॉन अलायंस मूवमेंट, जिसके जन्मदाता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 कि निम्न में कौन सा रोग जो है थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। तो जो एडिशन रोग है ना यह थायराइड ग्रंथि से जो है संबंधित है। बाकी 42 है आपको कि भारत का प्रजातंत्र जो है किस तथ्य पर आधारित है। तो जो भारत का प्रजातंत्र है यह आपको जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का पूर्ण अधिकार है भारत के जो प्रजातंत्र में, जो इसकी विशेषता भी है और ये इसी तथ्य पर भी आधारित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे कि लीग ऑफ नेशन जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका गठन किया गया था, इसका जो गठन किया गया था वो 10 जनवरी सन 1920 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि क्वेश्चन के फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट चॉइस, यानी आप इस वर्ड को पढ़ लीजिए, इस पैरा को पढ़ के आप वर्ड चुनना है। तो यहाँ पे चलिए इसका आंसर आपको बता दें कि इसका आंसर जो होगा थोड़ा सा यहाँ पे भी धुंधला हो गया है, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ इवनिंग रॉबर्ट फोर्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है कि एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में इतना और इतना विकेट लिए, तो दिए गए आंकड़ों का बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने का साधारण सा आपको सूत्र मालूम होना चाहिए कि जितनी भी संख्या दिया गया है, ठीक है, जिसे कितनी संख्याएं दिया गया है, इसमें जिस संख्या का जो संख्या जितनी बार आ जाए, यानी जो संख्या सबसे अधिक बार आई हो उसे हम बहुलक मानते हैं। तो यहाँ पर जो देखिए 2 जो है सबसे अधिक बार आया है, 5 बार यहाँ पर लगभग आया, तो इसका आंसर जो है 5 हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है कि अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है। तो अंत्योदय जो अन्न योजना है इसका जो मुख्य उद्देश्य है यह गरीब परिवारों को सस्ता गेहूं और चावल आवंटित करना है। और अंत्योदय अन्न योजना की जो शुरुआत हुई थी यह याद रखिए यह 2000 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 2000 ईस्वी में हुई थी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे कि और यह बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, मेरी जेल डायरी किसकी कृति है। तो जो मेरी जेल डायरी यह जयप्रकाश नारायण ने लिखा था और यह इनकी ही कृति है। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा आपको यह जो है क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं और एक्सप्लेन जो मैं कर रहा हूँ आपको किस तरह एक्सप्लेन जो है कैसे लग रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे कि निम्न में कौन सा जो है जीवाणु दूध से दही जमाने में सहायता करता है। तो यह लैक्टोबैसिलस जो है यह दूध को दही में तब्दील कर देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है सांख्यिकी में मानक विचलन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो सांख्यिकी में जो मानक विचलन का सर्वप्रथम प्रयोग है वो कार्ल पियर्सन ने किया था। किसने किया था? कार्ल पियर्सन ने किया था। आगे क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे कि राज्यों की जो विधान परिषद होती है उसकी न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है।
तो जो न्यूनतम सदस्य संख्या होती है वो 40 होती है। बाकी आपको बता दूं कि जिस भी राज्य में विधान परिषद हैं वो वहाँ के विधान जो सभा होता है, विधानसभा का 2/3 भाग जो होता है, 2/3 सदस्य जो है वो विधान परिषद में होते हैं। ठीक है, बाकी अपवाद के तौर पर आपको 40 कर दिया गया कि 40 से कम नहीं होने चाहिए। ठीक, तो इस तरह से दोस्तों आज हम लोग जो है सिर्फ 50 तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो 1 से 50 तक के प्रश्नों को हम लोगों ने आज कवर कर लिया। बाकी के जो प्रश्न बचे हुए 50 से 100 तक, इसको हम कल के जो वीडियो लाएंगे उसमें कवर कर देंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया हुआ। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको जो क्वेश्चन थे किस प्रकार के लगे, और आपने टोटल जो 50 क्वेश्चन थे इसमें कितने प्रश्न जो है सही किए। अपना स्कोर जो है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यदि आपको एक बार फिर से मैं कहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं और आप बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए और चैनल सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ जो बेल आइकन की घंटी है उसको ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक पहुँचे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।